हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो में ऑडिट एंड ऑडिटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। कंपनी लॉ में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और इससे रिलेटेड और भी वीडियो मैंने बना रखी है कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ की आपको प्लेलिस्ट में जाना है बस, और वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और साथ ही साथ हर वीडियो के नीचे आपको नोट्स में मिल जाएगी उसी वीडियो की। तो ये सबसे बढ़िया बात है आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद वहां से नोट्स पढ़ लेने हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहां से पीडीएफ मान लीजिएगा आपको। है ना बढ़िया बात? तो बढ़िया बात है, फिर चलिए फिर शुरू करते हैं फिर। तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट के बारे में समझते हैं। ऑडिट वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट भी है ऑडिटिंग, लेकिन मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में ऑडिटिंग क्या होती है। ऑडिट करना सिंपल भाषा में ये है कि जो भी कंपनी में फाइनेंशियल अकाउंट्स है या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है, जो भी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो कंपनी मैंने जो बनाया है उसको चेक करना, उसको सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना। जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है कंपनी में, कि देखना कि क्या वो कंपनी में जो ट्रांजेक्शन सारी हुई, क्या वो सही भी है या नहीं है। क्या मेरी जो बैलेंस शीट है वो सही दिखा रही है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस सही शो कर रहा है जो शो करना चाहिए था। उसको चेक करना, उसी को ऑडिट बोलते हैं। तो सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंपनी इन ऑर्डर टू नो दैट कि कंपनी क्या वो ट्रू और फेयर व्यू दिखा रही है फाइनेंस स्टेटमेंट का स्टेक होल्डर्स को, जो भी दिखा जिनको दिखाना है, शेयर होल्डर्स को, अलग अलग लोगों को, पार्टीज को दिखाना होता है ना फाइनेंस स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर सही नहीं होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप नकली दिखा रहे हो, तो भैया कौन आप पे विश्वास करेगा। तो इसलिए हर एक कंपनी को मैंडेटरी है ये, कंपनीज एक्ट ने मैंडेटरी कर रखा है हर एक कंपनी को कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। कंपनी लोन कंपनी में वैल्यू बता रखा है, अगर आप ऑडिटिंग नहीं कराओगे तो कोई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड नहीं मानी जाएगी। वो कोई इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कुछ भी गड़बड़ कर सकते हो। इसलिए ऑडिटिंग करना बहुत जरूरी है। ऑडिटिंग होती है सीए के द्वारा, चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा। चार्टेड अकाउंटेंट ही कर सकता है सिस्टमेटिक तरीके से एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ऑडिट इज डन टू टेस्ट द क्लेम कि भाई जो कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रही है उसकी एक्यूरेसी क्या है, क्या वो एक्चुअल में सही शो कर रहा है। कि कंपनी जो दिखा रही है 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, कि सच में 5 लाख का हुआ है। झूठ भी हो सकता है ना, इसलिए। तो ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव ऑडिट इज डन बाय इंडिपेंडेंट पार्टी। मैंने बताया ना, इंडिपेंडेंट पार्टी करती है। चार्टेड अकाउंटेंट करता है जो कंपनी से जुड़ा जुड़ा हुआ नहीं है। सारे के सारे लो कंपनी साइड में बता रखे कि ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है, कैसे क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे रिमूव करे, क्या पावर होगी, वो सब हम समझने वाले हैं अब, ठीक है। तो देखो ऑडिट के बारे में सारा वही लिखा हुआ है। ये तो पहले ये दोबारा यहाँ पर आ गए, एक ही चीज को दोबारा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसको इसको इग्नोर करो। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। अब देखो, पहले तो ऑडिटर को डिसक्वालीफाई कैसे करते हैं उसको बाद में समझेंगे, पहले अपॉइंटमेंट समझते हैं जरा। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में बता रखा है कि कोई भी इंडिविजुअल या फर्म अपॉइंटमेंट हो सकता है उसको ऑडिटर की टर्म में फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में हम कर सकते हैं, इस प्रोविजन के साथ कि कंपनी को एक ऑडिटर अपॉइंट करना है अपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग में विद द रिटन कंसेंट ऑफ ऑडिटर, उसकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके, और रजिस्ट्रार को नोटिफाई कर देना 15 दिन के अंदर जैसे उसकी अपॉइंटमेंट हुई। तो पहली जनरल मीटिंग में आपको उसको अपॉइंटमेंट करना है, 15 दिन के अंदर बता देना रजिस्ट्रार को। और ऑडिटर को वो अपॉइंटमेंट लेके कम से कम छठी एनुअल जनरल मीटिंग तक कंपनी तक रुकना है। पहले एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट होगा वो, उसके बाद 6th एनुअल जनरल मीटिंग में उसका रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के भाग जाएगा। कंपनी उसको रीअपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक टर्म में ज्यादा कर सकते हैं, कंसिस्टेंट ऑफ कंटिन्यूस 5 years। अगले मोर देन वन टर्म में कर सकते हैं वो अपॉइंटमेंट, उसकी रीअपॉइंटमेंट 5 साल, कंटिन्यूस 5 साल के लिए, ठीक है। एंड एन ऑडिट फर्म फॉर मोर देन 2 term कंसिस्टिंग ऑफ कंटिन्यूस 5। एक इंडिविजुअल ऑडिटर को हम कर सकते हैं एक टर्म से ज्यादा, कंटिन्यूस 5 साल, 5 सालों के लिए। और एक ऑडिट फर्म को 2 टर्म से ज्यादा कर सकते हैं हम, एक टर्म 5 साल के लिए कर सकते हैं इसको, तो रीअपॉइंटमेंट इंडिविजुअल का। लेकिन अगर कोई ऑडिट फर्म है उसको रीअपॉइंटमेंट हम 2 टर्म में कर सकते हैं, 5 साल ईच, 5 5 साल की उसको 2 टर्म और दे सकते हैं,
ठीक है ना, सबसे बड़ी बात ये है। पहले उसको 5 साल मिलते हैं, 5 साल और मिल जाएंगे अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है, लेकिन ऑडिट फर्म को 5 5 साल, 10 साल मिल जाएंगे, यानी कि सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट 10 साल के लिए और हो सकती है। Member of the company are required to ensure rotation of auditing partner and their team belonging to appointed audit. रिटायरिंग मतलब जो भैया ऑडिट रिटायर होने वाला है, यानी कि रोटेशन का मतलब क्या होता है कि उसको दोबारा अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, है ना, रिटायरिंग वाले को। तो कह रहा है कि मेंबर जो है कंपनी को, उसको ये देखना पड़ेगा कि ये जो ऑडिटिंग हम ऑडिटर को दोबारा अपॉइंट कर रहे हैं, क्या वो उसकी टीम जो है वो ऑडिट फर्म में टिक पा रही है। मतलब ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑडिट बाय मोर देन वन ऑडिटर। इसका क्या मतलब है, जो भी मेंबर है उसको ये देखना पड़ेगा कि जो भी हम ऑडिटिंग पार्टनर को रोटेशन कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं उसको अपॉइंटमेंट, तो उसकी जो टीम है और ऑडिटिंग पार्टनर जो है वो क्या एक ही ऑडिट फर्म के साथ जुड़ी हुई थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट, एंड ऑडिट क्या एक ऑडिटर से ज्यादा हुआ था, तो फिर उसको चेक करना पड़ेगा, तभी उसको दोबारा अपॉइंटमेंट करी जाए, वरना ना करी जाए। और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि उसका कंट्रोल है, जिसका गवर्नमेंट का उस कंपनी के अंदर, तो ऑडिटर को अपॉइंटमेंट 180 डेज के अंदर करना है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द एंडिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो 180 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट करनी है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी का स्टेक है आपकी कंपनी में, और उसकी अपॉइंटमेंट अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगी। एक्सेप्ट अ गवर्नमेंट कंपनी, every company as every other company shall appoint the first auditor within 30 days। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो 30 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट करनी ही करनी है ऑडिटर की। ठीक है, और ये तो हमने पहले पीछे भी पढ़ लिया था कि भाई आपको पहली एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट करनी है, लेकिन आपको ये पता है ना 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद करनी है वो। और अपॉइंटमेंट अगर आपने फेल हो गई, अब अच्छा अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगी कंपनी के। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, अर्जेंट मीटिंग एक बुलानी पड़ेगी 90 डेज के अंदर टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। और लॉ साइलेंट है इसके रिगार्डिंग कि 90 डेज के अंदर लिमिट जो है वो रिकॉन्ड भी कर सकते हैं, मतलब उसको घटा बढ़ा सकते हैं। सो इट इज बेटर टू स्ट्रिक्टर व्यू एंड इंटरप्रेट द 90 लिमिट स्टार्ट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। उन्होंने ये नहीं बताया कि 90 डेज स्टार्ट कहाँ से हो गए, मतलब कब तक रहेगा। तो हमें वो कह रहा है कि स्ट्रिक्टर व्यू देखना पड़ता है कि 90 डेज स्टार्ट हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन से, रेदर देन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। कि जो आपको 30 दिन का टाइम मिला था उसके बाद 90 दिन ना गिनो, बल्कि जब इनकॉर्पोरेशन से 90 दिन गिनो। तो वो ये कह रहा है। और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ये तो हमने बात करी गवर्नमेंट करने के अलावा, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी, तो पहला ऑडिटर आपको अपॉइंट करना है, कौन करेगा गवर्नमेंट कंपनी में, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, सीएजे। बेसिकली ये अपॉइंटमेंट करता है, ये सारे ऑडिटर को संभालता है गवर्नमेंट कंपनी का ये। विद इन 60 डेज के अंदर वो अपॉइंटमेंट करेगा जैसे रजिस्ट्रेशन होगी कंपनी की। ठीक है ना, अगर वो फेलियर होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर क्वालिफाइड ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। 60 डेज के अंदर अगर बोर्ड फेलियर हो, अगर बोर्ड भी फेलियर हो गया तो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं मेंबर एक्स्ट्रा ऑडिट जनरल मीटिंग में विद इन 60 डेज। समझ आ गई बात, कि मतलब कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 60 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते, मतलब पहले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अपॉइंटमेंट नहीं करता 60 डेज के अंदर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे 30 दिन के अंदर अगले। वो भी फेल हो गए तो मेंबर करेंगे 60 डेज के अंदर, क्योंकि मेंबर को तो अपॉइंटमेंट करना ही पड़ता है ना, तो वो तो करेगा ही करेगी। प्रोसीजर क्या रहेगा, सेक्शन 139 में बता रखा है। प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है यार, आपको ये इंटीमेट करना है कि हम ये प्रपोज ऑडिटर को हम अपॉइंटमेंट करना चाह रहे हैं, ये क्वालिफाइड है सब कुछ। उसके बाद कंसेंट लेनी है उसकी, यानी कि उसकी हाँ लेनी है, मुझे ऑडिटर की सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं उसको फोर्सफुली अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, उसको पता ही ना उस बारे में। एक ऑडिट कमेटी बुलानी जरूरी है, रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 177, ताकि ऑडिट कमेटी में ऑडिटर के बारे में सबको दिखाया करता है कि ऑडिट को रेमुनेशन कितनी देनी है, सब कुछ। एक बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, उसका अपॉइंटमेंट का अप्रूव करना पड़ेगा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, और उसको इंटीमेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, ये ADT 1। ठीक है ना, ऑडिटर 1, ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म है, इसके अंदर आपको 15 दिन के अंदर इंटीमेट करना। समझ आ गई बात यहां तक। अब देखो ऑडिटर की रोटेशन में समझ लेते हैं। ऑडिटर की रोटेशन देखो, वर्ड आ रहा था पीछे, और देखो रोटेशन का मतलब क्या है, वो ये लिखा हुआ है।
सेक्शन 139 सेक्शन 2 बता रखा है, कंपनी शेल नॉट रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर। आपको पता है कि एक ऑडिटर को दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकते एक टर्म से ज्यादा। एक ऑडिटर फर्म को 2 टर्म से ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 टर्म मिलते हैं उसे, 5 5 साल के ईच, 10 साल तक दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं। और इसको 5 साल से ज्यादा रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, 5 साल मिलते हैं इसको। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ द सेम इंडिविजुअल ऑडिटर टिल द 5 ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ टीम। एक टर्म के बाद आपको उसको रीअपॉइंटमेंट देना है 5 साल का, अगले 5 साल का रीअपॉइंटमेंट देना पड़ता है आपको, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बता रखे है, देखो, ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी, ऑडिट कमेटी जो बनाई है कंपनी ने, वो रिकमेंड करेगी कि भाई इंडिविजुअल ऑडिटर या ऑडिट फर्म को रीअपॉइंटमेंट करना है कि नहीं करना, कि ये ऑडिटर आपका, इसका टेन्योर खत्म हो गया है, वो आपका वही ऑडिटर बनेगा। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी एब्सेंस है, ऑडिट कमेटी है ही नहीं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड खुद करेगी कि कौन आपका बनेगा, एंड नेम टू बी फाइनली डिसाइडेड बाय, बोर्ड रिकमेंड करेगा कि नेम जो है वो फाइनली मेंबर डिसाइड करेंगे, फिर मेंबर एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड करेगी कौन अपॉइंटमेंट, कौन ऑडिटर बनेगा, वो मेंबर पे छोड़ते हैं फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। वैसे ऑडिट कमेटी अपॉइंट करती है, वरना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं नाम किसको, मेंबर ऑफ कंपनी को, कि भाई ये ऑडिटर को दोबारा अपॉइंट करो। और ऑडिटर जो या ऑडिट फर्म अपॉइंटमेंट लेगी इन द नेक्स्ट टर्म शैल नॉट बी एसोसिएटेड विद द करंट ऑडिटर। जो ऑडिटर है अगले टर्म में रहेगा वो करंट ऑडिटर से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब बिलोंगिंग टू द ऑडिट फर्म वर्किंग अंडर सेम ब्रांड, जो भी वो, ऐसा ना हो कि भैया एक ही ऑडिट फर्म में वो काम करते थे उसी को दोबारा, क्योंकि क्योंकि मिला जुला नहीं होना चाहिए ना, तो करंट ऑडिटर नहीं होना चाहिए, ये बात जरूरी है, ठीक है ना। मिलता जुलता वाला बंदा नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना क्या होगा, वो फिर गड़बड़ कर सकता है कंपनी का। एनी ब्रेक टेकन बाय अपॉइंटेड ऑडिटर विद इन कंटिन्यूस टेन्योर ऑफ 5 years शैल बी कंसिडर्ड एज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑडिशन। मतलब कुछ भी अगर ब्रेक हुआ अपॉइंटेड ऑडिटर का विद इन अ कंटिन्यूस टेन्योर ऑफ 5 year, उसी को रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन फुलफिल कर लेता है, वही रोटेशन होता है, ठीक है, अगर उसका ब्रेक होता है टेन कंटिन्यूस टेन्योर का। और अगर इफ द ऑडिटर ऑफ एन, इफ द पार्टनर ऑफ एन ऑडिट फर्म हु इज इन चार्ज ऑफ अपॉइंटेड ऑडिट फर्म रिटायर, कोई रिटायर कर लेता है, वो अगली ऑडिटर फर्म ज्वाइन करता है, तो बोथ ऑडिट फर्म रिमेन इन एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड। क्योंकि वो ऑडिट फर्म अगर किसी और के साथ काम कर रहा है तो वो इन एलिजिबल हो जाएगा दोबारा रीअपॉइंट करने के लिए, दोबारा रीअपॉइंटमेंट उसका कभी नहीं हो सकता अगर वो किसी और कंपनी के साथ काम करने लग गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और बात हमने क्या समझी, कि वो दोबारा जो उसका, वो अगर उसको दोबारा नेक्स्ट टर्म में उसको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो वो एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, मिला जुला नहीं होना चाहिए करंट ऑडिटर से, जिसको भी हम अपॉइंटमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो मिला जुला करंट ऑडिटर से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर करंट ऑडिटर का दोबारा अपॉइंट कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं, वो तो हमने पढ़ा ऊपर, देखो, एक इंडिविजुअल ऑडिटर को 2 टर्म से ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब एक टर्म से ज्यादा नहीं कर सकते रीअपॉइंटमेंट, ऑडिट फर्म को 2 टर्म से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ये बात कर रहा था कि कोई अगर नया ऑडिटर कर रहे हैं, वो करंट ऑडिटर से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, समझ आ गई यहां तक बात, ये बात थी। और अगर कोई अपॉइंटेड ऑडिटर विद इन अ कंटिन्यूस 5 year कोई भी ब्रेक करता है, तो वो भी आपका रोटेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। रोटेशन का मतलब क्या है, रोटेशन का मतलब या तो आप पुराने ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, या तो नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, वो है, ठीक है ना। रिमूवल कैसे होता है ऑडिटर का, बड़े बड़ा सिंपल है यार, रिमूव ऐसे करोगे, कैसे करोगे, सेक्शन 40 बता रखा है 140 में, कि आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, ठीक है ना। और अगर ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है पोजीशन पे, वो सबमिट कर सकता है रेजिग्नेशन लेटर, कहां पर, विद द कंपनी, कंपनी को और रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनी थी तो वो ऑडिटर को रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल को। पेनल्टी फॉर वायलेशन, अगर ये रूल वायलेट करा आपने जो पीछे था, तो ऑडिटर इज अनेबल टू फॉलो द रूल्स फॉर रेजिग्नेशन। ऑडिटर को फिर कभी, अगर ऑडिटर फॉलो नहीं करता रेजिग्नेशन का रूल, तो उसको पनिशेबल होगा, 50,000 फाइन लगेगा, और इक्वल टू उसके रेमुनेशन के ऊपर फाइन, जितनी उसकी पैसे कमाता था उतना फाइन लग सकता है, विच एवर इज लो है। और अगर वो फेलियर कंटिन्यू रहा, तो 500 रुपए हर दिन का फाइन लगेगा,
टू द अपर लिमिट ऑफ 5 लाख, ठीक है ना। प्रोसीजर क्या रिमूवल का रहेगा, एक स्पेशल नोटिस देना होगा, ठीक है, रेजोल्यूशन में, कि हमें इसको रिमूव करना है इस ऑडिटर को, इन ऑर्डर टू अपॉइंट अ न्यू ऑडिटर गिवन दैट रिटायरिंग ऑडिटर इज गेटिंग रिमूव। न्यू ऑडिटर का आपको तुरंत पहले स्पेशल रेजोल्यूशन में अपॉइंटमेंट का एक नोटिस देना पड़ेगा, कि हमारा क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि नया पुराना ऑडिटर छोड़ के जा रहा है, इसलिए रिमूव फ्रॉम प्रोजेक्ट, क्योंकि उसका कंप्लीट हो गया है इसलिए, या तो टेन्योर पूरा हो चुका है इसलिए वो रिमूव होना चाह रहे हैं इसलिए। और कॉपी ऑफ सच रेजोल्यूशन शैल बी सेंड टू रिटायरिंग ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर को बताना है। रिटायरिंग ऑडिटर को पहले एक चांस भी देना है रिप्रेजेंटेशन के लिए। इफ द रिटायरिंग ऑडिटर सेंड्स अ रिटर्न, अगर वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आस्क करता है तो उसको ले लिया जाएगा। कंपनी शैल डिस्क्लोज द मेंबर दैट रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड एंड अटैच अ कॉपी ऑफ विद द स्पेशल नोटिस। और कंपनी को मेंबर के सामने डिस्क्लोज करना है कि भाई ऑडिटर ने क्या कहा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, और वो कॉपी स्पेशल नोटिस के साथ सेंड करनी है, अटैच करनी है, ठीक है ना। कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंड टू मेंबर, कॉपी सेंड नहीं करनी है, उसको अटैच करनी है, और वही कॉपी रजिस्टर ऑफ कंपनी को फाइल करनी है, ठीक है। एंड ऑडिटर को रीच करना है रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। However, if it is found that auditor is misusing, अगर ऑडिटर अपने राइट को मिसयूज कर रहा है तो रिप्रेजेंटेशन रीड ही नहीं करा जाएगा। फाइनल ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल फिर फाइनल ऑर्डर लेके कि भाई अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई करता है तो ऑडिटर, अगर उसको लगता है कि भाई ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में था तो उसको रिप्लेस कर देगी। इंडिविजुअल ऑडिटर या ऑडिट फर्म अगेंस्ट हुम द ट्रिब्यूनल हैज गिवन, वो भी अपॉइंटमेंट मतलब फाइनल ऑर्डर पे आपको 5 साल के 5 साल तक फिर वो जो आपका है काम नहीं कर पाएगा, वो ऑडिटर ऑडिट के लिए काम ही नहीं कर पाएगा अगर ट्रिब्यूनल ने उसको रिमूव कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है, और पनिशेबल भी होगा वो सेक्शन 447 में। तो बड़ी खतरनाक परमिशन होगी इसके लिए अगर ट्रिब्यूनल ने उसको रिमूव कर दिया, समझ आ रही बात। तो इसलिए काम ढंगा करना है आपने, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, ये बात पूरी अच्छे से क्लियर होगी बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। अब बात करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होते हैं ऑडिटर का। तो कौन कौन से ऑडिटर कौन कौन नहीं बन पाता। देखो भाई, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये नहीं बन पाएगी क्योंकि लीगल एंटिटी नहीं होती है। कोई भी ऑफिसर या किसी इंप्लॉय कोई नहीं बन पाता ऑडिटर, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन है जो ऑफिसर से रिलेटेड है या कंपनी से रिलेटेड है बाय बीइंग अ पार्टनर, कोई भी कंपनी जिससे जुड़ा हुआ है तो वो भी नहीं बन सकता। या पर्सन जिसका कोई रिलेटिव, या पर्सन एंड या फिर उस पर्सन उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कंपनी के अंदर इंटरेस्ट रखता है या कंपनी के कोई सब्सिडी में इंटरेस्ट रखता है तो भी वो नहीं रह सकता, ठीक है ना। या उसने कंपनी को कोई अमाउंट उधार में दे रखी है, या कंपनी को गारंटी दे रखा है, ठीक है ना। कंपनी से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। या कोई डायरेक्टर का रिलेटिव है वो, या की मैनेजर पर्सन का रिलेटिव है, या वो एम्प्लॉयड रह चुका है उसी फर्म में विच इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर मोर देन 20 कंपनी, या उन्हें इसने कोई फ्रॉड कर रखा है, जुर्म कर रखा है एंड 10 साल उसको हो चुके हैं, या किसी कंपनी में उसी की कंपनी में उसने सर्व कर रखा है। ये सब चीजें मिलती जुलती है, देखो सारी, ये बड़ा आसान है भाई। उससे कंपनी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सिंपल सा मतलब ये निकल के आ रहा है, समझ आ रही बात। उसके बाद हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो है ऑडिट रिपोर्ट। क्या है हमारा ऑडिट रिपोर्ट, ये एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं मैं इसलिए। देखो मैं, ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, वीडियो बड़ी हो रही मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बार बार और वीडियो देखने ना पड़े, इसलिए एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं। आप पॉज करके आराम से देख सकते हो। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। ऑडिट क्या होता है, एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट की, टू व्यू, टू नो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। तो ऑडिट करने के बाद ऑडिटर को एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है जहां पर उसने जो भी ऑडिट का काम करा है वो दिखाना पड़ता है, क्या क्या उसने ऑडिट करा है, क्या क्या तरीके से ऑडिट करा है और क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। एज पर सेक्शन 143 सेक्शन 2 में कि ऑडिटर को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जो भी उसने अकाउंट को एग्जामिन करा है, चेक करा है, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करा है, या कोई भी एनी अदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को चेक करा है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में उसको पेश करनी पड़ती है कि भाई उसने करा क्या है, वो दिखाना पड़ेगा ना। कि ऑडिटर को ये इंश्योर करना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी लॉज है उसके अकॉर्डिंग बने कि नहीं बने, क्या वो ट्रू और फेयर पिक्चर दिखा रहा है कंपनी के अफेयर की या नहीं दिखा रहा है,
ये बहुत जरूरी है। कंटेंट क्या होगा ऑडिट रिपोर्ट का, ये बता रखा है। ऑडिटर को क्या करना है, सारे के सारे जो भी उसने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैरी करी थी ऑडिट करने के लिए, वो सब दिखानी है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। और अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उसकी डिटेल और उसका इंपैक्ट क्या हुआ वो दिखाना जरूरी है। और क्या दिखाना जरूरी है कि भाई ऑडिटर को, क्या ऑडिटर सेटिस्फाई हुआ अपनी एग्जामिनेशन से कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या सच में मेंटेन कर रखी है एज पर रिक्वायर्ड लो, या नहीं कर रखी है ना। क्या हाउ द ऑडिटर हैज डील्ड विद इंफॉर्मेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिटर ने कैसे डील करा कंपनी के ऑडिटर जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली, ऑडिट को क्या इंफॉर्मेशन पूरी मिली कि नहीं मिली, कंपनी ने कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट क्या सच में बुक्स ऑफ अकाउंट में सही शो कर रही है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ये दिखाना पड़ेगा ना। ऑडिटर के अपने व्यू क्या है, अपने कमेंट क्या है, विच में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपनी। और दैट, क्या डायरेक्टर जितने भी कंपनी के अंदर है वो क्या क्वालिफाई है, या कोई डिसक्वालीफाई तो नहीं हो रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन डिसक्वालिफिकेशन नेगेटिव मार्क जो भी उसको लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट में हुई है वो सब दिखाने पड़ते हैं, या कोई भी एनी मैटर, एनी अदर मैटर जो भी प्रिस्क्राइब करे। ये आपका मेन चीज थी कि बैलेंस शीट में क्या हुआ, इंफॉर्मेशन क्या ली, सबको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और कोई भी ऑडिटर, वेर एवर द ऑडिटर हैज एनी डिस्क्वालिफिकेशन, जब भी उसको लगता है कि हाँ ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन इसके अंदर निकली, तो उसका रीजन भी लिखना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। और अगर कोई कंपनी आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर डील कर रही है, तो ऑडिटर जो आपको पता है उसने तो अपॉइंट करा होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, तो ऑडिटर को फिर रिपोर्ट किसको सबमिट करनी पड़ेगी, सिंपल आपको पता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को। और जैसा वो कह रहा है उसके डायरेक्शन में सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कह रखा है, फिर वो अलग, कंट्रोलर ऑडिटर अलग बनाएगा। ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना बहुत जरूरी है, तभी उसका ऑथराइजेशन होगी, तभी उसको पक्का माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा। तो इंडिविजुअल ऑडिटर जो भी अपॉइंट है उसको साइन करना जरूरी है अपना, या कोई फर्म अपॉइंट हुई है तो उसको साइन करना जरूरी है। एंड ओनली दोज पार्टनर, फर्म तो देखो खुद साइन कर नहीं सकती, तो उसके जो पार्टनर है फर्म में वो साइन करेंगे। ओनली दोज पार्टनर हु हैव चार्टेड अकाउंटेंट वही साइन कर सकते हैं रिपोर्ट में। सो फाइनल रिपोर्ट ड्यूली साइन एंड ऑथेंटिकेटेड बाय ऑडिटर हैज टू बी प्रेजेंटेड। जब फाइनल रिपोर्ट पूरी हो जाएगी तो उसको ऑथेंटिकेट हो जाएगी तो एनुअल जनरल मीटिंग उसको पेश करनी है, ताकि मेंबर से डिस्कस कर सके। यही था। पावर की बात करें तो यार पावर क्या है ऑडिटर की, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। पावर कुछ नहीं है, पावर वही है कि भाई सारी इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिलेटेड का उसको एक्सेस करने का अधिकार है, वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है कंपनी में, कोई मना नहीं कर सकता उसे, कभी भी इंक्वायरी कर सकता है। इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है, इंक्वायरी कैसे कर सकता है वो, कि कंपनी लोन्स एडवांसेस कितने लिए, क्या सिक्योरिटी थी, क्या ट्रांजेक्शन हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट में, कितनी इन्वेस्टमेंट करी, कितने डिपॉजिट करा, पर्सनल एक्सपेंसेस दिखाओ अपने सारे, कैश कितना मिला, कितना अपने शेयर अलॉट करे, सब कुछ। जो भी आपके सब्सिडरी अगर कंपनी है, आपसे जुड़ी भी सारी कंपनी है, उसके रिकॉर्ड दिखाओ, वो भी मंगवा सकता है। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट, ये आपको पता है ऑडिट, ये भी पावर है उसके बाद। और ऑडिट को ऑडिटर स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, वो बना रखे हैं आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। ठीक है। ऑडिटर को हैज टू राइट अ रिपोर्ट ऑन, अगर कोई फ्रॉड उसको लगता है तो ऑडिटर को ये राइट है, तो वो कह सकता है कि आपने फ्रॉड करा है, और डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकता है वो, गिवन दैट अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज इक्वल टू और मोर देन 1 करोड़ रुपीज। अगर कोई 1 करोड़ है और अगर ये लेस देन 1 करोड़ है तो उसको ऑडिट कमेटी को बताना है। नो ड्यूटी ऑफ ऑडिटर स्टैंड वॉलेटेड इन कोर्स ऑफ इन्फॉर्मिंग अबाउट, कोई उसकी ड्यूटी नहीं है अगर उसने ऑडिटर ने वॉलेट करा कि वो फ्रॉड है, इफ इट इज, अगर उसको लगता है कि उन्होंने गुड फेथ में करा है, उसने ढंग से एग्जामिन करके गुड फेथ में अपनी तरफ से निकाला कि फ्रॉड है, तो वो बताने में कोई उसको हिचक नहीं होनी चाहिए। इफ एन ऑडिटर इज फाउंड टू बी नोइंगली हाइड, अगर वो जानबूझ के ऑडिटर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को हाइड करेगा, ही केम अक्रॉस वाइल परफॉर्मिंग, तो ऑडिटर को भी फाइन लगेगा। अगर ऑडिटर को पता था फाइन है, तो ऑडिटर को फाइन लगेगा 1 लाख से 25 लाख लग सकता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।